एपिसोड की शुरुआत में जुनो टीयरी आइज के साथ कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था, इसीलिए तुम्हें छोड़कर चला गया। फिर होंगजू को हक करके बोलता है कि मैं एक भी वर्ड नहीं लिख पा रहा था और तुम्हें अपनी ये हालत नहीं दिखाना चाहता था, तो क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो। पर होंगजू उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती। वो उसे पानी पीने के लिए देती है और बोलती है कि मैं क्विट कर रही हूँ। ये सुनकर जुनो उसे चिल्लाकर बोलता है कि मैं बीमार था ना। तो होंगजू बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं ये जानने के लिए 3 साल तक वेट कर रही थी, लेकिन अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जाने की वजह से मैं खुद को ब्लेम करती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो कि सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि पास्ट में उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी, पर अब तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि रीज़न कोई भी क्यों ना हो, तुम लोग मुझे खुद से छोड़कर गए थे। फिर उसे बताती है कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ और हम अलग नहीं होने वाले, बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हुयोंग की मॉम उसे बोलती है कि वो यूएस अकेले नहीं जाएगी, तो योंग भी अपनी मॉम से कह देता है कि मैं भी अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला हूँ और मैं आगे से जो मेरा मन करेगा वो चीज़ें करूँगा, मैं जॉब क्विट करता हूँ, ये बोलकर चला जाता है। वहीं होंगजू अपनी बॉस से आकर बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती हूँ। इस पर वो पूछती है कि क्या जुनहो ने कुछ किया, पर वो मना करती है और कहती है कि मैंने किया है। ये सुनकर मिस बेक उसने जो हायरिंग के वक्त उसे प्रपोजल बनाकर दिया था कि कैसे वो जुनहो की नॉवल को एनिमे में कन्वर्ट करना चाहती है, वो उसे वापस कर देती है कि अभी से की कोई भी जरूरत नहीं है। होंगजू उसे ले जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। वो अब एक स्टोर के बाहर बैठकर स्नैक्स खा रही थी। उसके साइड वाले टेबल पर हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो कि अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर होंगजू बोलने लग जाती है कि यही टाइम ना सबसे अच्छा होता है, एकदम स्ट्रेस फ्री। पर वो लोग उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये ना वियर्डो है। होंगजू उठकर अब पूछने लग जाती है कि वो कैसे वियर्ड है, जिसकी ऐसी हरकतों से वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो अपनी सीट पर बैठकर बोलती है कि मैं जीत गई। तभी रोड की दूसरी तरफ से होयोंग उसे आवाज़ लगाता है। उसे देखकर पहले तो होंगजू उसे वहीं पर खड़े रहने के लिए बोलती है और फिर भागकर उसके पास जाकर खुश होकर उसे हक कर लेती है। वो बोलती है कि तुम लेट आए हो, तो वो बहाना बनाने लग जाता है कि ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गया। वो बोलती है कि आज रात तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। यहाँ से अब दोनों ही मॉल के अंदर जाकर गेम खेलते हैं, जहाँ पर दोनों साथ में ही मोटर बाइक वाला गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उन्हें बोलता है कि वो इस बाइक को साथ में राइड नहीं कर सकते, इसलिए दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग अब कैरियोके बूथ के अंदर जाते हैं, जहाँ पर होंगजू बहुत ही बेसुरा गा रही थी। लेकिन जब वो गाना गाता है तो होंगजू उसे देखती रह जाती है और बोलती है कि क्या सच में इसकी इतनी सेक्सी वॉइस है। ऐसे ये लोग अब पूरा दिन साथ में एंजॉय करने के बाद जब घर पर आ रहे थे तो होंगजू कहती है कि आज हमने गेम्स के लिए कितने पैसे वेस्ट कर दिए, और कहती है कि चाहे जो भी हो मुझे बहुत ही मज़ा आया। योंग भी बोलता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सारा स्ट्रेस चला गया, और फिर उसे बता देता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ये सुनते ही वो शौक होकर उसका हाथ मोड़कर पूछती है कि क्या तुमने मेरी वजह से किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें यूएस जाने से मना किया है। पर योंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझ पर यकीन रखो। तो वो भी अब उसे स्माइल करके ओके बोलती है। अब जब होंगजू अपने घर के अंदर बैठकर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी, जहाँ वो हाईजी से बात कर रही होती है। हाईजी उस वक्त पार्क में एक्सरसाइज करते हुए उसे बोलती है कि मुझे ना सिर्फ गुड लुकिंग मैन ही पसंद है, मुझसे ना गलती हो गई और तुमने मुझे रोका भी नहीं। असल में यहाँ पर सन ने उसे कैसे रिजेक्ट कर दिया उसके बारे में बता रही थी। जब वो इस मोमेंट को याद करती है तो बोलती है कि अब मैं कभी भी डेट नहीं करूँगी। लेकिन होंगजू बोलते हैं कि नहीं तुम्हें डेट करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फन होता है। फिर जब हाईजी जा रही होती है तो सोचती है कि ये ट्रैकिंग शूज़ तो एकदम बढ़िया है रनिंग के लिए, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन में उसे उतार कर फेंक देती है और सोचती है कि मैं कब उसको भूलूंगी। इधर होंगजू ने जो जुनो की सारी बुक संभाल कर रखी हुई थी वो उन्हें जाकर बाहर डस्टबिन के पास रख देती है। अगली सुबह हुयोंग जब रनिंग करने के लिए जा रहा था तभी वो भी उन बुक्स को देख लेता है और जॉगिंग करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब होंगजू रेडी होकर काम के लिए जा रही थी तभी वो देखती है कि सारा कचरा साफ हो गया और वो बुक्स भी चली गई थी। उसी वक्त हुयोंग भी वहाँ पर आ जाता है। अब वो उसका हाथ पकड़कर ऑफिस के लिए छोड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें से हुयोंग की मॉम निकलती है। उन्हें देखकर होंगजू हुयोंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है, जहाँ पर मॉम बोलती है कि हुयोंग इतने सालों बाद कोरिया आया है और एज अ फ्रेंड तुमने उसका बहुत ही ख्याल रखा। पर हुयोंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम अब यहाँ पर होंगजू से बोलती है कि मुझे ना अकेले में अपने बेटे से कुछ बात करनी है और सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो, इसलिए होंगजू उन दोनों को बाय बोलकर काम के लिए चली जाती है। ये दोनों अब घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर मॉम देखती है कि घर के अंदर तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे। हुयोंग भी अब अंकल वुक को इमरजेंसी मैसेज करके फटाफट से यहाँ पर बुलाता है। जिस बीच मॉम हुयोंग से बोलती है कि तुम वापस से होंगजू से मिल ही गए, तो बोलता है कि आपको कैसे पता। इस पर मॉम बोलती है कि तुमसे जुड़ी हुई मुझे सारी चीज़ें पता है और बोलती है कि तुम इसी की वजह से यहाँ पर रुके हो ना। पर योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अंकल वहाँ पर भागते हुए आते हैं।
जहाँ मॉम मुझसे बोलती है कि मैंने तुम्हें घर का ख्याल रखने के लिए कहा था, घर में चेंजेस क्यों किए? तो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें वैसे भी इस घर को देखकर अपने हस्बैंड की याद आती थी ना, इसलिए मैंने इसमें चेंजेस करवा दिए। तो माँ बाप अंकल के पास जाकर बोलती है कि कैसा हस्बैंड, और अब से मेरे लिए होटल बुक मत करना, मैंने यहीं पर रखूंगी। जो सुनकर बेचारे अंकल का तो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो ड्रामेटिक तरीके से उन्हें कोरिया वापस जाने के लिए कहते हैं। यहाँ से फिर हमें होंगजू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही थी, लेकिन वो तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मिस बेग जुनहो के प्रोजेक्ट पर किसी और को प्रोड्यूसर बनने के लिए कहती है कि जो भी इंटरेस्टेड हो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले। लेकिन होंगजू तो यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी, और उसे यहाँ पर अंकल बुक का मैसेज भी आता है कि संभल कर रहना, योंग की मम अभी उनके साथ ही रह रही है, तो तुम उनके सामने मत आना। इसीलिए होंगजू रात में छुपते हुए घर में जा रही होती है, जहाँ सीढ़ियों पर हुयोंग पहले से ही खड़ा हुआ था। वो उसे खींचकर ऊपर लेकर जाता है और पीछे से हक कर लेता है। होंगजू बोलती है कि तुम्हारी मॉम है ना यहाँ पर? तो योंग हाँ बोलता है और कहता है कि सुबह मेरी मॉम अचानक से आ गई थी, क्या इसकी वजह से तुम डर गई? वो मना करती है और बोलती है कि लगता है ना कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। योंग कहता है कि वो ना ऐसी है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। तो होंगजू कहती है कि इसके लिए ना मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं इतनी चार्मिंग हूँ। जिसकी ये बात सुनकर वो उसकी तरफ प्यार से देखने लग जाता है और हाँ बोलता है। जिसे ऐसे देखकर वो बोलती है कि जॉब क्विट करने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही शेमलेस हो गए हो। इस पर वो हाँ बोलता है और कहता है कि मैं ना बहुत ही खुश हूँ कि अब मुझे ना तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले दिन अब योंग रेडी होकर सांगपिल के रेस्टोरेंट में जाता है, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था। एक टेबल जैसे ही खाली होता है तो वहाँ पर वो आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी 3 लड़कियां आ जाती है, तो वो उसे यहाँ से उठा देता है उन्हें बैठाने के लिए। इस वजह से योंग साइड में जाकर खड़ा हो जाता है, पर उन 3 लड़कियों को लगता है कि वो भी यहीं पर काम करता है, इसीलिए वो उसे ऑर्डर देने लग जाती है। वैसे भी वो इतना हैंडसम था। अब वो रेस्टोरेंट संभालने में सांगपिल की हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही टेबल क्लीन करने के लिए बाउल उठा रहा था तो उसे नीचे गिर जाता है। ये देखकर सांगपिल उसे कुछ भी करने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुमने आज कितने बाउल तोड़े हैं? इस पर योंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो बिलिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ पैसे देकर उसे हैंडसम बोलकर चली जाती हैं। तभी उसे होंगजू का मैसेज आता है कि आज उसे ना सांगपिल के रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाना है, जो देखकर वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ योंग की मॉम सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रही होती है। वो सभी पर छोटी छोटी गलतियों के लिए चिल्ला रही थी, जो देखकर अंकल वो सभी को बाहर भेज देता है और उससे कहता है कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही हो, तो इस चीज़ का गुस्सा यहाँ पर क्यों निकाल रही हो? पर वो इसका भी ब्लेम उसी पर डाल देती है कि ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने प्रोजेक्ट को मैसअप कर दिया था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर भेजा। तो अंकल बोलते हैं कि पहले जो हुआ था वो तो मेरी वजह से था, लेकिन बाद में जो हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ। तो बोलती है कि हाँ ये होंगजू की वजह से हुआ है, जो सुनकर अंकल शॉक रह जाते हैं। इधर हुयोंग जब बैठा हुआ था तभी उसे होंगजू मैसेज करके बताती है कि वो आज स्कूल के पास वाले तो बुक की शॉप के अंदर गई थी, वहाँ की लेडी को तुम आज भी याद हो। जब मैंने उसे बताया कि वो हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, तो उसने मेरी बात को माना ही नहीं, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर जाकर उसे प्रूफ देना पड़ेगा। जो देखकर वो स्माइल करता है। जिसे ऐसे देखकर सांगपिल बोलता है कि क्या तुम जॉब छोड़कर खुश हो? पर वो तो सिर्फ स्माइल ही किए जा रहा था। शाम के वक्त अब जैसे ही अंकल वो ऑफिस से बाहर आते हैं, उसी वक्त मिस बेग भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठ रही होती है। तो अंकल वो उससे बोलते हैं कि क्या तुमने डिनर किया? इस पर वो कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है जो कि तुम मुझसे ये सब पूछो, और अब से मैं अपनी कार यहाँ पर पार्क नहीं करूँगी, तो तुम मुझे बार बार ड्रंक होने के बाद कॉल मत करना। अब हम ऑलरेडी अपने 40s में पहुँच गए हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है। जिसे ऐसे देखकर अंकल सीरियस तरीके से दरवाजा ओपन करता है। उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आकर उसे कहता है कि एज की वजह से क्या तुम कुछ भी कर रही हो? अब उसे तो लगता है कि अंकल यहाँ पर उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वो अब अपना सर बाहर निकाल कर मिस बेग की स्कर्ट को अंदर कर देते हैं, जो कि कार की डोर में अटक गई थी, और बोलते हैं कि तुमने कैसे इस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर मिस बेग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें मेरी स्कर्ट को हाथ कैसे लगाया। वो उन्हें धक्का देकर अब नीचे गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर होंगजू योंग से कॉल पर बात करते हुए घर के नीचे पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि मैं बस अभी ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ, तुम लोग खाना वगैरह रेडी करवा कर रखो। पर जैसे वो फ़ोन रखती है तभी ऊपर से उसने जो लेटर जुनो को दिया हुआ था वो प्लेन की शेप में उड़ते हुए नीचे आता है, जैसे कि जुनो ऊपर बैठकर फेंक रहा था। अब वो ऊपर जाकर पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे लेटर्स दिखाते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं इनके साथ क्या करो, मैं इन्हें ना तो बर्न कर सकता हूँ ना ही फेंक सकता हूँ, ये सब करना बहुत ही खराब रहेगा ना। होंग जो उसे ये सब फेंकने के लिए बोलती है, पर वो कहता है कि तुम कितनी कोल्ड हो गई हो। इस बीच योंग की मॉम भी घर के अंदर आ रही होती है, तभी उनके मुंह पर एक प्लेन आकर लगता है और वो भी ये सब देखने लग जाती है। जुनो अब यहाँ पर होंगजू से बोलता है कि मैं अब कभी भी फिर से प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो होंगजू बोलती है कि जब ब्रेकअप हुआ था तब मैं भी यही सोचती थी कि मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन अभी देखो मैं ठीक हूँ और मैं फिर से डेट भी कर रही हूँ।
तो तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगी। जुनो उससे कहता है कि अभी मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। इस पर वो बोलती है कि हमारा ब्रेकअप तो 3 साल पहले ही हो गया था। जो सुनकर वो उसे लेटर्स का बॉक्स पकड़ाता है और बोलता है कि तुमने अपने दिल से इन्हें दिया था ना, तो इन्हें आप अपने पास ही रखो, ये बोलकर चला जाता है। होंगजो अब नीचे जाकर वो सभी प्लेन्स को उठा रही थी, तभी उसके सामने योंग की मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी लव लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही मैसी है। होंगजो उसे समझा रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है बात करने के लिए। योंग की मॉम उसे कहती है कि मेरा बेटा आगे चलकर मेरी कंपनी को चलाने वाला है, तो मैं इसी के लिए उसे यूएस ले जाने आई हूँ। इस पर होंगजो कहती है कि ये तो योंग का डिसीजन होना चाहिए ना, कि वो जाना चाहता है कि नहीं। तो मॉम कहती है कि मेरा डिसीजन ही उसका डिसीजन है, तुम उसे यहाँ पर पकड़कर मत बैठो। तभी होंगजो कहती है कि मैं नहीं, आपका बेटा है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आपको पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो खुद ही ज़बरदस्ती मेरा ख्याल रख रहा था। उसने ही मुझसे कहा था कि वो खुश है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे किस किया, यहाँ तक कि मेरे मना करने के बाद भी मुझे ज़बरदस्ती बीच पर लेकर गया था। जो सारी चीज़ें सुनकर मॉम तो शौक हो जाती है और बोलती है कि ये सब मेरे बेटे ने किया, और क्या तुमने इस सब के बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो होंगजो बोलती है कि योंग जितना हैंडसम लड़का मुझे परस्यू कर रहा है, तो मैंने भी फिर हाँ बोल दिया। मॉम से बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो कितनी लड़कियों के साथ पहले फ्लर्ट कर चुका है, वो ऐसे ही लड़कियां बदलता रहता है, तो तुम ना खुद को हर्ट मत करो, जल्दी से उसे ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर होंगजो बोलती है कि अब आपकी बातें हो गई हो तो मैं जा रही हूँ। और जैसे ही वो जा रही होती है, पर मॉम से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से योंग क्या मिस कर रहा है। इस पर होंगजो बोलती है कि वो तो कैलकुलेशन के अंदर इतना अच्छा है ना, तो उसने कैलकुलेट करने के बाद ही जॉब छोड़ी है, उसे पता है कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है, ये बोलकर चली जाती है। इधर योंग और हाईजी सांगपिल के रेस्टोरेंट के अंदर वेट कर रहे थे, लेकिन होंगजो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो बाहर जाकर उसे कॉल लगाता है। तभी सांगपिल हाईजी से कहता है कि तुम्हें पता है कि होंगजो की कंपनी में क्या हुआ। वो उसे बताता है कि उसने जुनो की एनिमेटेड फिल्म के लिए प्रोड्यूसर बनाया है। होंगजो इस पर काम नहीं करना चाहती, पर उसे जानबूझकर इस प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर बनाया जा रहा है। हाईजी उसे ये सारी चीज़ें योंग को बताने से मना करती है, लेकिन वो ये सब कुछ सुन लेता है, जिसे जब ये दोनों देखते हैं तो शौक रह जाते हैं। योंग फटाफट से होंगजो के पास घर जाता है, जहाँ पर वो होंगजो को बाहरी बेंच पर लेटा हुआ देखता है। वो जैसे उसके पास जा रहा था, तभी उसे भी यहाँ पर जुनो का लेटर मिल जाता है, जिसे उठाकर वो ऊपर जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो होंग उसे कुछ लड़कियों के नाम लेती है और बोलती है कि इसी नाम से थी कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। योंग शौक हो जाता है और कुछ बोलने ही वाला था, पर वो उसे कहती है कि तुमने मुझे इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया, मुझे ये सब तुम्हारी मॉम से पता चला, क्या तुम मेरे साथ भी बस फ्लर्ट कर रहे हो। तो योंग उसे उसकी मॉम की बातों पर ध्यान देने से मना करता है और बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो ना। वो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ वापस लेने के लिए आई है, क्या अभी मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? इस बार भी तुम बिना बताए जाना चाहते थे क्या? तो योंग कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ। वो कहती है कि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ तुम पर, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब वो यहाँ पर जुनो की बात करता है कि तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हो। होंगजो बोलती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर लिया है, लेकिन देखो तुम्हें भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। इस पर योंग कहता है कि मैंने तुम्हें उसके लिए रोते हुए देखा था, तो मैं भला कैसे केयर ना करूँ। पर होंगजो उसे बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि योंग रात में ड्रिंक करने के बाद सोफे पर ही सो गया था। वो मैसी हालत में उठकर अब पानी पीता है, जिसे ऐसे देखकर उसकी मॉम पूछती है कि जॉब क्विट करने के बाद तुम ये सब करना चाहते थे, पर वो बोलता है कि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई और वापस से सो जाता है। यहाँ से फिर हम होंगजो को देखते हैं जो कि स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ से 2 बच्चों को वॉल से कूद कर जाता हुआ देखती है। उसे अपना टाइम याद आ जाता है कि कैसे वो यहाँ पर योंग से मिली थी और कैसे उसके साथ जाकर जुनो को कन्फेस करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई, और कैसे योंग के सामने कंप्लेन करते हुए रो रही थी। ये सब याद करके वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी रियलाइज करती है कि इसी वजह से योंग ने बोला था कि उसने मुझे जुनो के लिए रोते हुए देखा, तो भला वो कैसे उसकी केयर ना करे। तभी वहाँ पर हाईजी आ जाती है, दोनों साथ में लंच करने वाले थे, जहाँ पर होंगजो से बताती है कि उसने रात में योंग से झगड़ा किया, इसमें मेरी भी गलती थी। दूसरी तरफ सांगपिल योंग के घर पर आकर उसके लिए कुछ डिशेस बनाने लग जाता है, जहाँ पर योंग उसे कल जो कुछ भी हो वो उसे बताता है। इस पर सांगपिल बोलता है कि जब उसने अपने एक्स की बात की तो तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए था ना। पर योंग बोलता है कि उसकी लाइफ में होंगजो के अलावा और कोई भी नहीं है। सांगपिल कहता है कि तुम सिर्फ उसे ही पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हाईजी हंस रही होती है उसके एक्सेस के बारे में सुनकर कि क्या तुम सिंगर और एक्ट्रेस के नाम ले रही थी। फिर वो उसे जुनो के बारे में बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे भी क्यों नहीं बताया। इस पर होंगजो बोलती है कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें परेशान करूँ। इधर सांगपिल योंग को उनके हाई स्कूल के फोटोज दिखाता है,
एक फोटो को दिखाकर बताता है कि इसमें होंगजू को इंडाइजेशन हुआ था, लेकिन वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। और उसे बताता है कि कैसे एक बार होंगजू ने ड्रंक होने के बाद बोला था कि उसे एक ड्रीम आता है कि सभी लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रुकता। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो उन्हें रोककर क्या करना चाहती थी, तो कहती है कि गुड बाय बोलना चाहती हूँ। ये सुनकर योंग को याद आता है कि कैसे वो हर टाइम उसे गुड बाय बोलती है। उसने एक बार उसे कहा भी था कि जब तुम जाओ तो बता के जाना, ताकि वो उस पर्सन का ऐसे वेट ना करे। सांगपिल बोलता है कि सभी को अपने पास्ट का कोई ना कोई फियर होता है और होंगजू का ये फियर है, जिसकी ये सारी बातें वो सिर्फ सुनता रह जाता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन बच्चों को फुटबॉल खिला रहा था। उसी वक्त वहाँ से हाईजी गुजर रही थी जिससे कि फुटबॉल हिट होने ही वाली थी, लेकिन सन बीच में आकर उसे बचा लेता है और बॉल सीधा उसके मुंह पर लगती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खोलती है तो वो टीचर्स के रेस्ट एरिया के अंदर होता है। बॉल लगने की वजह से उसके चेहरे पर चोट भी आ गई थी और वो उसे आइस पैक से सेक रहा था। जैसे ही वहाँ पर हाईजी आती है तो वो उसके सामने सोने का नाटक करने लग जाता है, पर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। ये सुनकर वो उठ जाता है तो हाईजी उसे बोलती है कि क्या तुम अब भी यही कहोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो फाइनली वो यहाँ पर उसे आई लव यू बोल देता है, पर क्योंकि उसे बार बार हिचकी आ रही थी तो उसे 3-4 बार बोलता है, जो सुनकर हाईजी खुश होती है। वो भी उसे आई लव यू बोलती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर योंग की मॉम जब घर पर आती है तो वहाँ पर सांगपिल को देखती है तो बताता है कि वो योंग का बेस्ट फ्रेंड है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे योंग के बारे में पूछती है। सांगपिल कहता है कि वो अभी यहीं पर था लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया, ये बोलकर चला जाता है। मॉम अभी यहाँ से ऊपर जाती है तो योंग बाहरी बेंच पर बैठा हुआ था। वो उसे घर में चलने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर रहा था। वो पूछता है कि क्या आपने कभी रिग्रेट या फिर मिस किया है इस जगह को। इस पर वो मना करती है, पर योंग कहता है कि जब मैं परेशान था तब मैं कुछ मोमेंट्स के बारे में सोचता था और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मैं इस जगह को और होंगजू को हमेशा मिस करता था। उसी की वजह से मैं अभी तक अपने सैड टाइम्स में खुद को संभाल पाया। इधर होंगजू जैसे ही करेक्ट 6 बजते हैं तो वो फटाफट से घर पर जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे योंग से मिलना था। पर तभी रास्ते में उसकी एक स्कूटर से टक्कर होने वाली होती है, लेकिन योंग आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। जो सुनकर होंगजू बस उसे आंसू भरी हुई आंखों से देखती रहती है। यहाँ से फिर हमें इनके हाई स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर होंगजू और हाईजी एक रेस्टोरेंट में बैठकर साथ में लंच कर रहे थे। तभी सांगपिल भी आकर इन्हें ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि काश योंग भी यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता ना, वो तो बिना गुड बाय किए ही चला गया। जो सुनकर होंगजू एकदम ऐसे रोने लग जाती है जैसे कि वो जुनहो के लिए रोई थी। वो चेस्ट पर हाथ रखकर बोलती है कि मुझे ना यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। उसे ऐसे देखकर इन दोनों को लगता है कि उसे ना इंडाइजेशन हुआ है, लेकिन इसके पीछे का रीजन तो कुछ और ही था। प्रेजेंट में अब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर सॉरी कहते हैं। जहाँ होंगजू बोलती है कि मैं तुम पर इसीलिए नहीं चिल्लाई क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं एंशियस हो गई थी और अपने पास्ट फियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर डालना चाहती थी। पर हो योंग सिर्फ उसे किस करके हाँ बोलता है, लेकिन अब होंगजू को भी रियलाइज हो गया था कि उसके मन में योंग के लिए बहुत ही पहले से फीलिंग्स थी। योंग अब उसे एकदम उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पहुंचकर होंगजू उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे कहता है कि पहले ना तुम अंदर जाओ। वो भी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे पूछती है कि क्या तुम रामेन खाना चाहोगे, जिस पर वो हाँ बोलकर सीधा उसके घर के अंदर आ जाता है। होंगजू अब बेड ठीक करते हुए उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें ठंडी लग जाएगी ना। ये देखकर योंग को लगता है कि वो उसे ना बेड पर बैठने के लिए बोल रही है, लेकिन वो फटाफट से उसे ब्लैंकेट निकाल कर दे देती है। अब उसे पूछती है कि वो कौन सी वाली खाएगा, तो वो उसके साथ में बैठकर चूज करने लग जाता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही क्लोज थे। तभी होंगजू एकदम से चिल्लाकर उठ जाती है, जिसे ऐसे देखकर योंग बोलता है कि तुम रामेन खाने के अलावा और क्या सोच रही हो। होंगजू मना करती है कि कुछ भी नहीं। तो योंग कहता है कि फिर ना मेरे क्लोज आकर ना मुझे ऐसे गलत आइडियाज मत दो। और फिर जब वो रामेन बनाने लगता है तभी वो उसे पानी देने के लिए आती है, लेकिन फिर से उसे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो उसके साथ कार्डबोर्ड के एक बॉक्स पर बैठ जाती है रामेन खाने के लिए। योंग उसे चेयर पर बैठने का सजेशन देता है, लेकिन वो मना करती है। फिर खाते हुए वो उसे बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, सभी चीज़ों में इतने अच्छे हो, और क्या तुम सच में यूएस नहीं जाओगे। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने शॉर्टकमिंग्स बताता है कि उसे मिलने के बाद उसे पता चला कि वो गेमिंग और सिंगिंग में अच्छा नहीं है। सांगपिल के रेस्टोरेंट में उसने 8 बाउल्स तोड़े थे और उसे बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ ना ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। इस पर होंगजू बोलती है कि ये तो ज़रूर बुरा होगा, और तभी वो गिरने ही वाली थी, जिसे बचाने के चक्कर में योंग भी नीचे गिर जाता है और होंगजू उसके ऊपर थी। योंग कहता है कि तुमने जानबूझकर किया है ना, पर वो मना करती है। तो योंग कहता है कि अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। ये बोलकर उसे किस कर देता है, लेकिन जब वो उसे फिर से किस करने वाला था तो वो अपने ऊपर हाथ रख लेती है और बोलती है कि पहले ना रामेन खाते हैं। अगली सुबह होंगजू और योंग नीचे आ रहे थे।
होंगजू बोलते हैं कि तुम्हें तो पहले ही नीचे आ जाना चाहिए था। उस पर वो कहता है कि तुम ना मुझे पकड़ के सो रही थी। अब वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तभी उन्हें योंग की मॉम दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाते हैं। पर मॉम उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। होंगजू भी अभी मॉम को अच्छे से सोने के लिए बोलकर मॉम के पीछे जाती है। मॉम अब नोटिस करती है कि वो उनके पीछे ही चल रही थी, तो पूछते कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो होंगजू उनसे आगे चलने लग जाती है और बोलती है कि ऐसा तो नहीं है। पर मॉम फिर से उसे आगे निकल जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर होंगजू उसे कल के लिए सॉरी बोलती है और मदर कहकर बुलाती है। जो सुनकर वो पूछती है कि मैं क्यों तुम्हारी मदर हूँ। होंगजू उससे पूछती है कि फिर मैं आपको क्या बुलाऊं। तो वो उसे मिस बेग बुलाने के लिए कहती है। पर होंगजू बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया ना, हम दोनों ही चाहते हैं कि योंग खुश रहे और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मुझे उसकी मॉम को भी पसंद करना पड़ेगा ना। ये बोलकर वो फटाफट से अपने ऑफिस में चली जाती है। जब मॉम देखती है कि ये तो उनके ऑफिस के बगल में ही काम करती है, जो देखकर वो बोलती है कि यहाँ पर काम करती है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि इनका मिलना डेस्टिनी है। अगले सीन में हम योंग को किसी आदमी के साथ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करते हुए देखते हैं। वो इंसान योंग से कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम ये कर रहे हो, वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। योंग बोलता है कि उन्हें पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। तो वो आदमी अब खुश होकर उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और बोलता है कि इसके बाद किसी और के पास मत जाना। इधर मॉम अंकल वुक के साथ ऑफिस के अंदर होती है, जहाँ पर वो योंग को प्रेज करती है कि वो मेरी तरह है, क्योंकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी और से इन्वेस्टमेंट ले रहा था। पर अंकल वो के यहाँ पर गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई उसे इम्प्रेस होने का टाइम नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि उसे यहाँ पर कैसे रखें। अगले सीन में हम सन को कलीग से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में वो लोग बोलने लग जाते हैं कि इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। पर यहाँ पर वो हाईजी की तरफ देखता है और डर जाता है, क्योंकि वो उसे गुस्से से देख रही थी। तभी वो उसे बात करने के लिए बाहर चलने को कहती है। तो उसे बोलती है कि हम भला अपना रिलेशनशिप क्यों छुपा रहे हैं। सन बोलता है कि इससे लोग तुम्हारे बारे में र्यूमर फैलाएंगे ना। पर हाईजी उसका हाथ पकड़ती है कि मुझे नहीं, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त वहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो फटाफट से उसे हाथ छुड़ाकर कहता है कि मैं तुमसे क्लास एक्सचेंज नहीं करूँगा, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम होंगजू और योंग को बेड पर लेटे हुए देखते हैं, जहाँ पर योंग तो सिर्फ उसे ही देख के जा रहा था, पर वो उसे बुक पढ़ने के लिए कहती है। तो योंग कहता है कि मुझे तुम्हें देखने में ना ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो सुनकर वो शाय होती है और अपने फेस को बुक से कवर कर लेती है। इसीलिए वो आंखें बंद करके रेस्ट करने लग जाता है, जिसे प्यार से देखते हुए होंगजू अपना स्कूल टाइम याद करती है, जब वो क्लास में बैठकर अपना करियर प्लान लिख रही थी। तभी वो खिड़की से योंग को बाहर बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है और सोचती है कि ये कितना एथलेटिक है, फिर भी उस गड्ढे के अंदर कैसे गिर के आया था। फिर जब योंग लाइब्रेरी के अंदर होता है, तब वो उसे छुपाते हुए एक एनिमे मूवी की सीडी लाकर दिखाती है और उसे देखने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ से कुछ लड़कियां गुजरती है, तो योंग उसे छुपा लेता है। प्रेजेंट में अब होंगजू योंग की फेस को टच कर रही थी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। होंगजू उसे कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, और उसे कहती है कि मुझे ना अभी कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आए। जब योंग पूछता है तो वो उसे नहीं बताती और दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह होंगजू जब घर के अंदर होती है तो देखती है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे तो लगता है कि यहाँ पर योंग आया होगा, लेकिन वहाँ पर असल में उसकी मॉम थी, इसलिए वो उन्हें अंदर बुलाती है। पर तभी वो देखती है कि फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, तो उन्हें बोलती है कि मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मॉम कहती है कि मेरे पास भी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, और उसे एक एनवेलप देती है। इधर योंग जब घर में होता है तो वहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ देखता है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि वो हेडक्वार्टर्स में जा रही है, तो क्या जाने से पहले वो एक बार साथ में लंच कर सकते हैं। इसीलिए अब दोनों साथ में खाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यूएस तुम्हारे डैड की वजह से गई थी। पर उसे बताती है कि मैं वहाँ पर इसीलिए गई थी क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर पोटेंशियल थी। फिर वो उसे बताती है कि मैंने अभी तक तुम्हारा रिजाइन लेटर अप्रूव नहीं किया है, और मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है कि तुमने हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक की है। योंग उससे बोलता है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ इस तरीके से ऐसे बर्बाद नहीं करने दे सकती। मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो। असल में योंग के डैड का किसी और से अफेयर था, इसीलिए उन्होंने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की तो उन्होंने उसकी मॉम से माफ़ी मांगी, लेकिन मॉम ने उन्हें कभी भी माफ़ नहीं किया। जिसके बाद ही वो यूएस चली गई थी, और उसके डैड की वजह से ही कभी भी कोरिया वापस नहीं आना चाहती थी। यहाँ से फिर हम होंगजू को उन सारी जगह पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो योंग के साथ गई हुई थी, और हमें पता चलता है कि योंग की मॉम ने उसे एनवेलप के अंदर अपना कार्ड दिया होता है। वो होंगजू को उसे यूज़ करने के लिए बोल रही थी। वो उसे अपने साथ यूएस आने का ऑफर देती है ताकि ये तीनों साथ में यूएस में रह सके। इस पर होंगजू बोलती है कि आपको कैसे पता कि मैं ये कार्ड किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करूँगी। तो वो कहती है कि मुझे अपनी बेटे की चॉइस पर पूरा भरोसा है। साथ ही ये भी बोलती है कि मेरे बेटा तो इतना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने के लिए तैयार है, तो क्या तुम अपनी चीज़ें छोड़कर उसके लिए वहाँ पर नहीं आ सकती। होंगजू भी अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे रास्ते में हाईजी के डैड मिल जाते हैं, जो उसे बोलते हैं कि यार तुम इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें एक हॉट ड्रिंक खरीद कर देता हूँ। लेकिन होंगजू बोलती है कि नहीं, मैं आपके लिए चीज़ें खरीदती हूँ। वो अब एक कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारा सामान खरीद कर योंग की मॉम के कार्ड से पे करती है।
वो फिर हाईजी के डैड को सारी सिचुएशन बताती है। तो बोलते हैं कि यूएस कोई पड़ोस का घर नहीं है, तुम वहाँ पर भला कैसे जा सकती हो। इस पर होंगजू कहते हैं कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करूँ। मिस्टर किम बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो क्या तुम सुनोगी। वैसे मैंने हाई स्कूल में भी तुम्हें कितनी बार कुछ चीज़ें करने के लिए कहा था, लेकिन तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आप कहाँ से मानोगी। इसलिए अब जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। ये बोलते हुए कुछ ड्रिंक पी रहे थे। जैसे ही होंगजू ने बताती है कि वो पर्सन योंग है, तो उनके मुंह से सारा जूस बाहर निकल जाता है। वो शौक होकर बोलते हैं कि क्या तुम मेरे फेवरेट मैथ स्टूडेंट की बात कर रही हो। तुम बोला उसके साथ कैसे हो सकती हो, वो तुम्हें कैसे डेट कर सकता है। अगर तुमने मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में बताया होता ना तो बात यहाँ तक जाती नहीं। जो सुनकर होंगजू हंसने लग जाती है। इधर योंग अपनी मोम का सामान टैक्सी के अंदर रख रहा होता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा और होंगजू का यूएस में वेट करूंगी। मैं उससे भी मिलने के लिए गई थी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। योंग फटाफट से होंगजू के घर पर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो उसे अब ढूंढने के लिए काफ़ी सारी जगह जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर होंगजू शाम को घर में आकर फ्लोर पर लेट जाती है और लाइट को बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। योंग उसे फ़ोन भी करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। योंग भी अब जैसे ही घर पर आता है तो देखता है कि घर की लाइट्स ऑन है। वो भागकर ऊपर आता है और नॉक करने ही वाला था, लेकिन सैड होकर रुक जाता है। अगले दिन अब हाईजी स्कूल के अंदर अकेले बैठी हुई थी। वो सोचती है कि यार फ्री पीरियड में भी ये मुझसे मिलने के लिए नहीं आता, ना ही इसने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। क्या मैं सच में किसी को डेट कर रही हूँ। तभी वो अपने डैड को कुछ टीचर्स के साथ वहाँ पर आते हुए देखती है, जिनके साथ में सन भी था। वो उसे हाई करती है, लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। इसलिए वो अनॉय होते हुए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी हील अटक जाती है, जिसे जब ऐसे उसके डैड देखते हैं तो बोलते हैं कि भला इसे कौन ही शादी करेगा। ये सुनकर सन उसके पास जाता है, उसकी हील निकालने में मदद करता है और उसे अपने हाथों से पहनाकर उसके डैड से बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को अब और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहता था। जो देखकर डैड उसे सन इन लॉ कहकर बुलाते और बोलते कि तुम्हें जो करना है करो। सन भी अब हाईजी को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। यहाँ से फिर हम अंकल वुक को देखते हैं, जो कि सांगपिल के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ मिस बेग को देखकर वो सांगपिल से कहते हैं कि मुझे ना उसके साथ बैठना है। इसीलिए वो खाली टेबल पर रिजर्व का टैग लगा देता है। इसीलिए वो मिस बेग के साथ उनकी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो यहाँ से जा रही थी। पर अंकल पिटीफुल फेस बनाकर उनसे कहते हैं कि वो कम से कम उसे कंपनी देने के लिए बैठ जाए, और अंकल अब अपना खाना ऑर्डर करते हैं। मिस बेग से यहाँ पर साथ में ड्रिंक्स भी ऑर्डर करने के लिए पूछते हैं, पर वो उन्हें गुस्से से देखती है, लेकिन फिर बाद में खुद ही सोजू ऑर्डर कर देती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अगले दिन होंगजू योंग को हाई स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर चलते हुए बात कर रहे थे। योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि हम साथ में यूएस चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। होंगजू भी यहाँ पर रोते हुए उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर नहीं जा सकती। योंग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो मुझे तुम पसंद करती हो वो सब कुछ यहीं पर है, इसलिए मैं यूएस जाकर वापस आऊँगा। फिर वो यहाँ पर उसे जुनहो की पहली नॉवल देता है, जिन्हें जब होंगजू ने फेंका था तो उसमें से उसने निकाल ली थी। जैसे ही होंगजू उसे खोलती है तो उसमें एक लाइन हाईलाइट हो रखी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट लव बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि वो पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही होता है। वो होंगजू से बोलता है कि तुम भला इसे कैसे फेंक सकती हो, इससे हमारी कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई है। वो उसे अपना ड्रीम यहाँ पर फॉलो करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं वहाँ का काम खत्म करके तुम्हारे वर्ल्ड में आ जाऊँगा। जो सुनकर होंगजू इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। जिसके बाद हम इन दोनों को उसी तब्बू की शॉप के अंदर देखते हैं, जहाँ पर योंग उस लेडी को दिखाना चाहती थी कि होंगजू उसका बॉयफ्रेंड है, और अब उसे यहाँ पर देखकर उस लेडी को भी यकीन हो जाता है। योंग के जाने से पहले अब ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वो दोनों क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं और साथ में एक एनीमे मूवी देखते हैं, जिसे देखते देखते होंगजू तो उसके शोल्डर पर ही सर रखकर सो जाती है। पर योंग आखिर तक उस मूवी को देखता है, जिसमें लास्ट में होंगजू का भी नाम आता है। वो सीन को वहीं पर पॉज करके उसके पास ही सो जाता है। ऐसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम होंगजू को हाईजी के साथ देखते हैं, जहाँ पर हाईजी कहती है कि उसकी मॉम सच में उस पर केस करेगी। होंगजू कहती है कि वो कैपेबल है इसे करने के लिए। हाईजी बोलती है कि तुम उसे यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स क्यों नहीं करती, लेकिन होंगजू मना करती है कि उसे ऐसे इंसिस्ट करना अच्छा नहीं है। तो हाईजी उसे भी अब उसके साथ यूएस जाने के लिए बोलती है, लेकिन होंग बोलती है कि मैं तुम्हें भला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। जो सुनकर हाईजी डिसाइड करती है कि अब वो होंगजू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, ताकि उसे अकेला फील ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सांगपिल, हाईजी, सन सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए योंग के साथ उसके घर में होते हैं, लेकिन अभी तक होंगजू नहीं आई होती। तभी वो मैसेज करके बताती है कि उसे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सांगपिल बोलता है कि आज के दिन भी वो कंपनी में क्यों काम कर रही है। तो हाईजी बोलती है कि अभी तो सिर्फ उसके पास उसका करियर ही है ना, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा रहा है। तभी सांगपिल पूछता है कि अरे अंकल वुक कहाँ पर है। इस पर योंग बताता है कि उन्होंने बोला है कि वो नहीं आएंगे। इधर हम अंकल वुक को मिस बेग के साथ स्नो में वॉक करता हुआ देखते हैं, क्योंकि अब वो दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे।
तभी योंग को होंगजू का मैसेज आता है कि वो पूरी रात काम करने वाली है तो नहीं आ पाएगी। इस वजह से वो बाहर जाकर उसे कॉल करता है, लेकिन वो बिजी होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं उठाती। तभी सन भी उससे बाहर बात करने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि तुम दोनों हाईजी के लेटर की वजह से मिले थे ना। पर योंग बताता है कि उसी दिन हम कोइंसिडेंटली पहले बस के अंदर मिल गए थे। पर सन कहता है कि तुम्हारे रियूनियन में मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की है ना, क्योंकि जिस कैफे में हम ब्लाइंड डेट के लिए गए थे वो मैंने ही चूज़ किया था, जिस वजह से तुम लोग मिल पाए। अगले दिन अब सॉन्ग पिल और अंकल वुक टैक्सी में योंग को बैठा रहे होते हैं, क्योंकि वो आज यूएस वापस जा रहा था। वो लोग उसे होंगजू के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो काम कर रही है और नहीं आ पाएगी, लेकिन हमारी फ़ोन पर बात हो गई और वो सैड होकर वहाँ से जा रहा था। जिसके बाद हम जुनो को देखते हैं जो कि स्कूल के बच्चों को नॉवल और राइटिंग के बारे में बता रहा था, जिसे सन हाईजी और उसके डैड देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये कैसे बिना बाय बोले ही चला गया था, इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को जितना प्यार कर लो वो हमेशा वन साइडेड रहता है। और फिर बोलता है कि वैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा डियर सन इन लॉ है ना। जो सुनकर सन भी हाँ बोलता है। सीन अब यहाँ से योंग पर आता है जो बेचारा सैड होकर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर होंगजू हैट वगैरह पहनकर अपने लगेज के साथ आती है, जिसे देखते ही वो शौक रह जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर, तो वो उसे बोलती है कि मैं भी ना तुम्हारे साथ लॉन्ग वेकेशन पर चल रही हूँ। जो सुनकर वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। होंगजू बोलती है कि पता है मैंने इस सरप्राइज़ के लिए अपने आप को कितना कंट्रोल किया, और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। यहाँ से फिर हमें इनके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि होंगजू और योंग एक दूसरे से कोइंसिडेंटली कितनी बार मिले थे। दोनों ही साथ में स्कूल के अंदर बीमार पड़ गए थे। फिर जब वो एक बार रास्ते में जा रहा था तभी होंगजू की एक साइकिल से टक्कर होने वाली थी, जिससे वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन वो साइकिल उसके पैर पे चढ़कर चली जाती है और वो भी होंगजू से बिना बात करे चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में प्लास्टर लगा था। यानी कि उनका मिलना पहले से ही फेट में डिसाइडेड था। अब होंगजू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप में यूएस जा रही है, वो भी योंग के साथ। जहाँ पर योंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वीज़ा है। होंगजू बोलती है कि वीज़ा ये क्या होता है। जो सुनकर वो बेचारा हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम बिना वीज़ा के यूएस में एंटर नहीं कर सकती, तुम्हें ना वापस से अकेले आना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। दोनों अब यूएस के लिए जाने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।